Assalamualaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video, we will be discussing cytoplasm. So cytoplasm is the transparent granular liquid that fills the cell. हमें शुरू से पता है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो पूरे सेल के अंदर क्या होता है मौजूद होता है. इट इज प्रेजेंट एक्चुअली बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियस ऑफ कोर्स, ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई. तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस, जितना भी फ्लूइड होता है, वो सब क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हमारे पास ये रही सेल मेम्ब्रेन और ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके बीच में ये जितना भी चीज है ये सारा किसके अंदर आता है? साइटोप्लाज्म में. इट मींस जो वैक्यूल बड़ा सा लार्ज होता है हमारे पास, जो सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल होता है, वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ग्रैनुलर लिक्विड. इसको ग्रैनुलर क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. इसके अलावा इसमें होता है ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं साइटोसोल. अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज कि साइटोप्लाज्म के अंदर ना एक होता है साइटोसोल और एक होता है साइटोजेल. जो एजेस पर होता है ना सेल मेम्ब्रेन के पास, वो थोड़ा होता है हमारे पास जेल काइंड ऑफ, ठीक है, जिसको हम साइटोजेल कहते हैं. ठीक है, थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा ज्यादा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है. ठीक है, बट जो सेंटर में मौजूद होता है ना, सेंटर में वो सारा कैसा होता है? थोड़ा एक्वस होता है, थोड़ा लेस विस्कस होता है, थोड़ा कम गाढ़ा होता है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? साइटोसोल. साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, सॉल्यूशन मतलब थोड़ा सा एक्वस होता है. तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या हुआ बीच में? सारा सेंट्रली प्लेस क्या हुआ? सारा साइटोसोल. इसकी कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो इसमें 90% वाटर होता है ऑलमोस्ट. मतलब पूरा साइटोप्लाज्म में क्या होता है? 90% वाटर होता है, जिसमें ये सारी चीजें डिसॉल्व सब्सटेंसेज होते हैं. कौन कौन से आयंस हो गए? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये सारी चीजें हो गई. और भी बहुत से आयंस होते हैं. इसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. इसके अलावा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. कुछ मैक्रो मींस लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कि कोलाइडल सेमी फ्लूइड से फॉर्म कर रहे थे. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोलाइडल सेमी फ्लूइड फॉर्म कर रहे होते हैं. कोलाइडल का मतलब क्या है ये देख लेते हैं. अच्छा देखो, ये जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है ना, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसके अलावा प्रोटीन्स हमें पता है वो क्या होते हैं? चार्ज होते हैं. या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या तो फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. अब इन चार्जेस की वजह से इनके दरमियान प्रोटीन्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन डेवलप होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की क्लम्पिंग टुगेदर वाली जो एक क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे ना, वो खत्म हो जाता है. वो किस वजह से खत्म हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि कोई प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, कोई नेगेटिव. तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स करेंगे. तो रिपल्जन की वजह से ये प्रोटीन्स आपस में क्लम्प अप नहीं कर पाते. ठीक है, इसके अलावा देखें तो प्रोटीन्स जो है क्या कर लेते हैं? हाइड्रेशन शेल्स फॉर्म कर लेते हैं. क्या फॉर्म कर लेते हैं? हाइड्रेशन शेल्स फॉर्म करते हैं. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है ना, बेसिकली ये जो है साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व नहीं होते. ना तो ये सिंक करते हैं साइटोप्लाज्म में, ना ये डिसॉल्व होते हैं. ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या कहा कि साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है, तो उसमें तो प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर जाना चाहिए? सिंक कर जाना चाहिए. लेकिन ये कंटिन्यूअसली क्या रहते हैं? फ्लोटिंग पोजीशन में रहते हैं. ओवरऑल साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, सस्पेंडेड स्टेट में होते हैं. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन में सस्पेंडेड स्टेट में होता है, मतलब ना वो सिंक कर रहा है ना वो डिसॉल्व कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल कस्टर्ड होता है, कैसे जेल लाइक गाढ़ा गाढ़ा सा होता है ना. अब उसमें जेली जब हम डालते हैं तो ना तो जेली सिंक करती है ना तो घुल जाती है. जेली क्या रहती है? फ्लोट करती रहती है. फ्लोट इन एसेंस उसमें सस्पेंडेड रहती है. तो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं वो भी सस्पेंडेड रहते हैं. इनके सस्पेंडेड रहने का रीजन क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होती है. दूसरा हाइड्रेशन शेल्स. अब हाइड्रेशन शेल्स क्या, हमें पता है कि इसमें 90% वाटर है, तो ऐसे जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, उनके आसपास क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. अब होता है क्या, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या पोलर है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है. तो जो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं विद व्हाट? विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. और जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. तो एक किस्म का क्या हो जाता है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेशन शेल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लम्प नहीं कर पाते, एक साथ जुड़ नहीं पाते प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और वो क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं इन अ साइटोप्लाज्म. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या फॉर्म करते हैं? एक कोलाइडल सेमी फ्लूइड फॉर्म कर लेते हैं. इसके अलावा बोथ इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में मौजूद होते हैं. हमें पता है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. तो ये सिमिलैरिटी है दोनों के दरमियान कि दोनों में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोट्स में थ्रू आउट द सेल मौजूद होता है. क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस
न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट बात आता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं विद इन द सेल, तो सारे कहाँ पे मौजूद होते हैं ऑर्गेनल? साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो एक से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द सेल अकॉर्डिंग फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। अब मैंने शुरू में क्या कहा था कि साइटोप्लाज्म एक तो ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, दूसरा ग्रैनुलर है। ग्रैनुलर क्यों कहते हैं उसको? ड्यू टू फिलामेंट्स फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। एक तो ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं, दूसरा साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए, एक स्टिफनेस, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक फर्मनेस देने के लिए स्केलेटन होता है जो कि बोन से मिलके बना होता है। इसी तरीके से सेल में भी एक स्केलेटन होता है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? फिलामेंट से। ये कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स होती हैं, 3 टाइप्स की डिफरेंट यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। एक तो होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये थोड़ी थिन सी होती हैं। इसके अलावा माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, दूसरी होती है माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इसको एक अच्छी डायग्राम में यहाँ पे भी मेंशन हुआ है, देखें माइक्रो फिलामेंट्स होगा हमारे पास, माइक्रो ट्यूब्यूल थोड़े लार्ज होते हैं, और ये होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये देखो एक वेब काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, एक सपोर्ट इंटरनल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, किसको? सेल को दे रहे हैं। तो ये जो सारे ऑर्गेनल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनल सारे क्या कर रहे होते हैं? फिलामेंट्स के ऊपर रिसाइड कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, स्लाइड ओवर करने में भी हेल्प करते हैं। तो जो ये माइक्रोफिलामेंट्स है ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है, एक्टिन से मिलके बनी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से मिलके बने होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी होते हैं। इन फिलामेंट्स का एक अपना पर्टिकुलर रोल है इन प्रोवाइडिंग द शेप एंड फर्मनेस टू द सेल। इसी के साथ साथ ये इनका एक बड़ा रोल है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इट एग्जिबिट्स एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, this movement is responsible for distribution of cell content. अब this is really important point, you must focus here right now कि सेल कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जब यहाँ पे देखो ये जो एक पूरा प्लांट सेल बना है, इसमें आपको बहुत सारे फिलामेंट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, थ्रू आउट द सेल क्या हुआ है? फैले हुए हैं। और ये जो एरो ये डायरेक्शन शो कर रही है हमें साइक्लोसिस की मूवमेंट की। अच्छा, अब ये मूवमेंट जरूरी क्यों है? हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि कौन कौन सी हो रही होती हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं सेल के अंदर, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, और भी बहुत सारी फोटोसिंथेसिस हो गया अगर प्लांट सेल है तो। ठीक है, और भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल में होती है। तो हर सेल एक्टिविटी, हर सेल प्रोसेस के लिए थ्रू आउट द सेल क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होना, ऑक्सीजन की टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनल जरूरी है। तो उन सारी चीजों के लिए साइटोप्लाज्म में कौन सी मूवमेंट हो रही होती है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसको हम गौर से यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गई माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, ये जो फिलामेंट्स होती है ना, ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ ट्रैक्स प्रोवाइड करती हैं टू दी मोटर प्रोटीन्स। अब मोटर प्रोटीन्स जैसे कि मायोसिन होगा, काइनेसिन होगा, बस आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पता होना चाहिए मोटर प्रोटीन्स के बारे में, बस इतना याद रखना कि मोटर प्रोटीन्स है तो दे आर यूजिंग बेसिकली एटीपी टू फॉर मूवमेंट, मतलब ये मूव करने के लिए अलोंग दीज ट्रैक्स। कौन से ट्रैक्स? एक्टिन फिलामेंट्स, ऑफ कोर्स माइक्रोफिलामेंट्स वाला जो ट्रैक होगा। अलोंग दीज ट्रैक्स मूवमेंट के लिए इनको एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो जब ये मूवमेंट कर रहे होते हैं तो होता क्या है? बेसिकली ये जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं ना, इनकी 2 बाइंडिंग साइड्स होती है। एक तो ये अटैच हुए होते हैं किसके साथ? माइक्रोफिलामेंट्स के साथ, ताकि वो एज अ ट्रैक काम कर रहे होते हैं जो फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये अटैच हुए होते हैं ऑर्गेनल्स के साथ। तो जब ये एटीपी ड्राइवन मोटर प्रोटीन्स मूव करते हैं along these tracks और साथ साथ ऑर्गेनल्स भी मूव करते हैं, सारा सेल का कंटेंट क्या करता है? मूव करता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक ऑर्गेनल, ताकि इजिली सारी सेलुलर एक्टिविटी, सारे सेलुलर प्रोसेसेस, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन द सेल कंप्लीटली तौर पर हो सके। ठीक है, सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मूवमेंट में भी हेल्प कर रही होती है। ठीक है, मूवमेंट में भी, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स के सेल्स के अंदर ही किसमें हेल्प कर रही होती है? साइक्लोसिस या मूवमेंट ऑफ सर्कुलर मूवमेंट्स में हेल्प कर रही होती है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इजिली न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोटर प्रोटीन्स है ये जो ट्रैक्स प्रोवाइड कर रहे होती हैं, ये जो फिलामेंट्स होती हैं इन पे इनसे अटैच होते हैं, ऑर्गेनल्स भी अटैच होते हैं, जिसकी वजह से जब ये प्रोटीन्स मूव करते हैं तो साथ से सारा सेल का कंटेंट मूव करता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पाती है, ताकि वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के कुछ जनरल फंक्शंस की। सबसे पहला साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मैं बार बार बता चुकी हूँ। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन, जो भी रिएक्शन विद इन द सेल परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, उनको मेटाबॉलिज्म जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखे, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बेसिकली रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है ना, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है टू रिलीज एनर्जी।
एटीपी। तो ये दो उसी के स्टेप्स है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की साइड होती है। इसके अलावा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज के सिंथेसिस विद अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इनकी मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस को हम ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। ये भी विद इन द साइटोप्लाज्म होती है, स्पेशली कौन से सेल्स में होती है? लिवर एंड किडनी के सेल्स में। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस तो रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, किस तरीके से साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये पूरा हमारा है सिलेबस में, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स वाटर रेगुलेशन, मतलब वाटर की होम्योस्टेसिस में, रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ये किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, विद इन द सेल पानी आया, ठीक है, जब पानी सेल के अंदर आया तो कहाँ आएगा? ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में आके जमा होगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म की जो वाटर पोटेंशियल वो इंक्रीज करेगी। तो सारा वाटर वहां से कहाँ चले जाएगा? वैक्यूल में। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि वैक्यूल क्या है? स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। तो सारा वाटर जो एक्स्ट्रा होगा वो कहाँ चले जाएगा? वैक्यूल में। इसी तरीके से अगर साइटोप्लाज्म में वाटर पोटेंशियल कम हुई तो वैक्यूल से वाटर कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इस तरीके से सेल के अंदर जो है ऑस्मोटिक रेगुलेशन होती रहती है, वाटर जो बैलेंस है, टर्जिडिटी जो है सेल की, प्लांट सेल में वो मेंटेन्ड रहती है। किस तरीके से मेंटेन रहती है? साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं टर्जिडिटी के लिए, ठीक है। और उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। अब हम बात करेंगे स्टोरेज की। तो स्टोरेज में इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करता है सेल को। स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, जिसमें मैंने बताया वैक्यूल एंड बाकी ऑर्गेनल्स जो है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन की स्टोरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी पैकेजिंग में, उसकी कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से वेरियस ऑर्गेनल्स भी होते हैं एंड वैक्यूल भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल about the video. I hope you liked it.